गांव वाली बहू के 10 शहरी बहू के 1 रूप। बहू मुझे तो ये लड़की पसंद है। तूने जो लड़की पसंद करी उसके तो माथे पर लिखा मैं कामचोर हूँ। रहने दीजिए माँ जी, आपकी पसंद सबको पता है, हमें देहाती बहू नहीं चाहिए। दरअसल सुमित्रा अपने बड़े बेटे विकास के लिए लड़की देख रही होती है और जब पंडित जी लड़की की फोटो लेकर आते हैं तो दोनों सास बहू अलग अलग लड़की पसंद करती हैं और सुमित्रा अपनी सास की एक नहीं सुनती और अपने बेटे के लिए निधि नाम की लड़की को पसंद करती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द विकास की शादी निधि से हो जाती है। गृह प्रवेश के समय जहां सुमित्रा अपने बेटे बहू की आरती करवाकर बहू का गृह प्रवेश करवाती है, वहीं दादी सासू माँ कहती हैं, बहू हम जानते हैं तुम शहर की लड़की हो, मायके में माँ के बाद भाभी ने घर संभाला, पर अब तुम इस घर की बहू हो और इस घर को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। माँ जी, निधि मेरी बहू है, वो बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी। यही उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आज तक तू तो एक अच्छी बहू बन नहीं सकी। शुरू से ही शांति और सुमित्रा की आपस में नहीं बनती थी। जो शांति को पसंद था वो सुमित्रा को नहीं और जो सुमित्रा को पसंद था वो शांति को नहीं, जिस वजह से अक्सर ही दोनों सास बहू में तकरार रहा करती है। और निधि अपनी सास और दादी सास के रिश्ते को देखकर कमरे में बैठकर हंसते हुए विकास से कहती है, विकास, मैंने तो आज तक बस सुना था कि सास बहू में कभी नहीं बनती, पर आज देख भी लिया। दादी और माँ ऐसी हैं, इन दोनों के बीच में जितना तकरार है उतना ही प्यार भी है, समझी। इतना बोलकर विकास और निधि नाइट ड्रेस पहनकर सो जाते हैं और अगले दिन अपनी पहली रसोई के लिए जल्दी से उठकर निधि तैयार होती है और रसोई में जाती है, जहां सुमित्रा, काजल और शांति आकर उससे कहते हैं, बहू खाने में दम आलू, पुलाव, बिरयानी, खीर और पूरी बना लेना। बहू जो बनाना हो वो बना लेना, पर खाने में रोटी जरूर होनी चाहिए। और भाभी, खाना बनाकर मेरा लंच पैक कर देना प्लीज। सभी काम बोलकर रसोई से बाहर जाते हैं और निधि सबकी बात भूल जाती है। ये लोग मुझे क्या क्या काम बोलकर चले गए थे। निधि जो आता है पहले वो कर ले अब। निधि सबसे पहले सब्जी काटती है और सब्जी बनाने के बाद दाल रखती है और जब दाल बन जाती है उसके बाद आटा गूंथती है। थोड़ी देर बाद शांति और सुमित्रा आती किचन में आती हैं। देख ले अपनी पसंद की बहू के हाल, 2 घंटे हो गए पर अब तक उसने तेरे बताए हुए पकवान नहीं बनाए। दादी जी, बस पराठे रहते हैं और आपने ही तो बोला था जो आता है वो बना लूं। माँ जी, मेरी बहू बड़ी ही नाजों से पली है, वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तू तो आज तक कुछ नहीं सीख पाई है, क्या सीखेगी। एक बार फिर शांति सुमित्रा को सुनाकर बाहर जाती है और कुछ देर में जब निधि सबको खाना देती है तो, भाभी मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से मेरे लिए पराठे और सब्जी निकाल दो। मैं तो बस पुलाव खाऊंगी और जूस पीऊंगी। बहू मुझे तो दवाई खानी है, इसलिए पहले तुम मेरा खाना निकाल दो, जो कुछ भी बनाया है। सभी एक एक के बाद काम बोलते हैं और जल्दी की वजह से निधि पजल हो जाती है और सिर्फ सुमित्रा का खाना निकाल कर खड़ी हो जाती है। इस घर में हम लोग भी हैं। भाभी, आपने तो बहुत लेट कर दिया, आप मुझे मेरा लंच दे दो, मैं कॉलेज में ही खा लूंगी। मुझे समय ही नहीं मिला इसलिए मैं तुम्हारा लंच पैक करना भूल गई। देख ले बहू अपनी बहू की करतूत, अब क्या बोलना है तुझे। निधि की वजह से सुमित्रा का मुंह शांति के सामने बंद हो जाता है और निधि उदास हो जाती है। मैंने सोचा था आते ही सबको खुश कर दूंगी, पर मेरी वजह से सबका मूड खराब हो गया। पर मैं भी क्या करूं, मैं अकेले कितने काम कर पाती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निधि किचन की स्लैब साफ करके अपने कमरे में बैठकर फोन चलाने लगती है। तभी विनोद बिखरा हुआ घर देखकर सुमित्रा से कहता है, बहू के आने के बाद तो घर और फैला हुआ नजर आ रहा है। सुबह के 11 बजने वाले हैं और अब तक बहू ने झाड़ू पोछा नहीं किया, मैं अभी बोलती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा निधि को झाड़ू पोछा करने के लिए बोलती है तो निधि उठती है, बाहर जाती है और झाड़ू लगाती है, पर निधि झाड़ू लगाकर सोने के लिए चली जाती है। अब जैसे जैसे समय गुजरता है निधि का असली रूप घर वालों के सामने आता है। एक दिन ऐसे ही किचन में रोटी निधि बना रही होती है तो वहीं पीछे से सुमित्रा आती है और उसके पीछे पीछे काजल भी। अरे बहू, इतनी धीरे धीरे रोटी बना रही है, खाना सबको कब निकाल कर देगी। भाभी, मेरा लंच वाला डब्बा कहाँ है। काजल, मैं एक टाइम पर एक ही काम कर सकती हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ, तुम अपना डब्बा खुद पैक कर लो। निधि की बात सुनकर सुमित्रा गुस्से में अपनी बेटी का डिब्बा पैक करती है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन निधि कमरे में पोंछा लगाकर बाहर लिविंग हॉल में आती है। कितनी थक गई हूँ, कमरा तो साफ कर लिया, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। बस लिविंग हॉल ही तो रहता है, बाद में कर लूंगी इसे। इतना बोलकर निधि सोफे पर आराम करने के लिए लेट जाती है और फोन चलाने लगती है। तभी वहां दिवाकर आता है। भाभी, आप फोन चला रही हैं, मेरे कपड़े तो छत से उतार देती, अब जल्दी से कपड़े ला दो। माफ करो देवर जी, मैं तो पोछा लगाने जा रही हूँ, 2 मिनट के लिए लेट गई थी, 2 कदम खुद ही चलकर ले आओ ना।
निधि काम के नाम पर घर के सिर्फ 1 या 2 काम करती और बाकी देर आराम। कुछ देर में दिवाकर अपने कपड़े खुद छत पर लेने जाता है, जहां उसका दोस्त सुनील अपने घर की छत पर शेक पीते हुए बोलता है। अरे विकास भाई, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी अपने लिए काम करते नहीं देखा। क्या फायदा भाभी आने का? मेरे घर में आकर देखो मेरी भाभी सारा काम कैसे करती हैं। सुनील की बातें सुनकर दिवाकर मुंह बनाकर नीचे आता है। समय गुजरता है और घर वाले निधि को कुछ बोलना ही छोड़ देते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं और सुमित्रा दिवाकर की शादी की बात करती है। सभी लोग रात का खाना खाते हुए बात करते हैं। सोचा था शहर की बहू आएगी तो घर संभालेगी नए तरीके से, पर मेरी बहू तो बिना काम करे ही थक जाती है। रहने दे सुमित्रा, तू अपनी ही जैसी बहू लेकर आई है। अब दिवाकर के लिए लड़की देखने का काम मेरा है। माँ जी, इंसान गलतियों का पुतला है, पर अब मैं अपने लिए ऐसी बहू लेकर आऊंगी जिससे आप भी खुश हो जाओगी। मेरी दोस्त की ननद है, वो गांव में रहती है। मेरी दोस्त बता रही थी उसकी ननद की बेटी बहुत गुणी और संस्कारी है। हाँ हाँ भाई, तेरा बेटा है, तू अपनी ही पसंद की बहू लेकर आएगी, पर मुझे क्या, बहू तेरी होगी। मैं तो बस कुछ साल की मेहमान हूँ। माँ सुमित्रा, फिर से तुम दोनों लड़ाई मत करो। सब कुछ मेरे दिवाकर पर छोड़ दो। अगर दिवाकर को लड़की पसंद होगी तो ही हम शादी करेंगे। विनोद सब कुछ अपने बेटे पर छोड़ देता है और जब दिवाकर आकृति की फोटो देखता है तो वो शादी के लिए हाँ करता है। बहुत जल्द आकृति और दिवाकर का रिश्ता लग जाता है और इस रिश्ते से निधि सबसे ज्यादा खुश होती है। सभी लोग लिविंग हॉल में बैठे टीवी देखते हुए बात करते हैं। चलो, अब मेरी भी देवरानी आएगी इस घर में और मुझे कामों से थोड़ा आराम मिलेगा। रहने दो भाभी, एक काम करके आप इतना थक जाती हो कि आपको आधे घंटे का आराम चाहिए होता है। भैया की बात में दम तो है। इस तरह सभी निधि के आलसपन का मजाक बनाते हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द दिवाकर और आकृति की भी शादी हो जाती है। और जब आकृति शादी करके अपने ससुराल आती है, आकृति अपने फूलों से सजे कमरे में बैठी थी और उसके पास बैठकर निधि उसे भड़काती है। देखो, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। 6 महीने हो गए मुझे यहाँ। अगर तुम इस परिवार को खुश करने के लिए कुछ करोगी ना, तो कभी खुद खुश नहीं रह पाओगी। इसलिए इस घर में बिंदास होके रहना। दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अब यही मेरा घर परिवार है। अगर मेरा परिवार ही मुझसे खुश नहीं होगा तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? ठीक है, जो करना है करो। इस बैल बुद्धि को तो कुछ समझाना ही बेकार है। निधि आकृति को समझाने की कोशिश करती है, पर आकृति निधि की बातों को नहीं समझ पाती। और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है, जिसमें वो अपनी सास और दादी सास के कहने पर पकौड़े, चावल दाल, दाल मखनी, पनीर, छोले भटूरे, कचौड़ी, खीर, बर्फी जैसे काफी सारे पकवान कुछ ही घंटे में बना देती है और फटाफट सबको खाना परोसने लगती है। भाभी, मुझे थोड़ा और दाल और सब्जी देना। मुझे भी थोड़ा रोटी और पूरी देना। पापा जी, आपकी रोटी, काजल तुम्हारी सब्जी, दिवाकर जी आपको दाल चाहिए? नहीं बहू, अब किसी को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। जब तक बाहर सब बैठकर खाना खाते हैं, आकृति रसोई में जाती है और जल्दी से काजल, दिवाकर और जेठ जी के लिए लंच पैक करने लगती है और सिंक में रखे बर्तन साफ करके बाहर आती है और सबके खाने के बाद झूठे बर्तन उठाने लगती है। तभी शांति आकृति से कहती है, बहू, मैंने तो आज बहुत खा लिया। खाने के बाद में हाजमोला खाती हूँ, मेरे कमरे से लेकर आ जाओ। आकृति सारे गंदे बर्तन रसोई में रखती है और अपनी सास का हाजमोला लेने जाती है। तभी विकास नीचे से आकृति को अपने कमरे के बेड से अपना कोट लाने को कहता है। अब जल्दी से आकृति शांति के कमरे में से हाजमोला लेते हुए विकास के कमरे से उसका कोट लेकर आती है। अरे वाह, मुझे लगा था तुम्हें याद नहीं रहेगा जल्दबाजी के चलते। सीख लो निधि अपनी देवरानी से कुछ। वैसे मुझे आज तक सुमित्रा की पसंद कभी पसंद नहीं आई, पर जिंदगी में पहली बार सुमित्रा ने सही फैसला लिया है, तुझे इस घर की बहू बनाकर। ये लड़की है या मशीन? इसके कितने रूप है। तुरंत रसोई में नजर आती है और तुरंत ऊपर पहुंच जाती है। सारे काम कितनी जल्दी करती है। इतना बोलकर निधि अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब आकृति घर के बाहर सफाई कर रही होती है तो विनोद अंदर से आवाज देता है, बहू, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, जरा ढूंढ दो। भाभी, मुझे लगा मेरी चप्पल बाहर है, पर मेरी चप्पल अंदर रखी है। मेरी चप्पल अंदर से ले आओ। आकृति बाहर का काम खत्म करके अंदर जाती है और पहले अपने ससुर को चश्मा देती है और काजल की चप्पल लेकर बाहर आती है। और जब सुमित्रा किचन में ग्रीन टी बना रही निधि से आकृति के बारे में पूछती है तो, बहू, तेरी देवरानी कहाँ गई? कहाँ गई का क्या मतलब है? अभी तो वो अंदर ही थी, पापा जी को चश्मा दे रही थी। कुछ देर पहले निधि ने अपनी देवरानी को घर में देखा था, पर अब आकृति बाहर थी। सुमित्रा बाहर जाती है और देखती है कि आकृति घर के बाहर पेड़ पौधों को पानी दे रही है। तो वहीं आसपास की पड़ोसन सुमित्रा को देखकर बातें करती हैं। सुमित्रा बहन, तुम्हारी बड़ी बहू को आए 1 साल होने को है, पर आज तक हमने उसे घर के बाहर काम करते नहीं देखा और अपनी नई बहू से तुम अभी से ही काम करवाने लगी।
अरे बहन, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहू को खाली बैठना ही नहीं पसंद, हर वक्त काम करती रहती है। बहू, बहुत सारे कपड़े रखे हैं, उन्हें धो के सूखने के लिए रख दे और उसके बाद कपड़े भी प्रेस कर लेना। सुमित्रा के कहने पर आकृति घर में जाती है और कपड़े लेकर सारे कपड़े धोने जा ही रही होती है कि तभी लिविंग हॉल में बैठा विनोद और शांति उसे दलिया बनाने को कहते हैं। आज पेट बड़ा ही भरा भरा सा लग रहा है, मेरे लिए थोड़ा दलिया बना दो। सोचा था कपड़े धोकर थोड़ा आराम करूंगी, पर अब पापा जी के लिए दलिया बनाना है। अरे विनोद, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? बहू कपड़े धोने जा रही है, अब क्या सारे काम छोटी बहू ही करे? निधि बहू, दलिया बना दो। कमरे में बैठकर टीवी देखते हुए निधि। हाँ दादी जी, बस मैं अपना एक शो देख लूं, उसके बाद बना दूंगी। कोई बात नहीं दादी जी, मैं बना लूंगी। शांति देखती है कि आकृति बिना किसी को मना किए हर वक्त घर के काम में ही लगी है। अब जल्दी से आकृति सारे कपड़े धोकर छत पर उन्हें सुखाने जाती है और नीचे आकर रसोई में जाती है और पतीले में दलिया रखकर अपने कमरे में जाकर कपड़े इस्त्री करने लगती है। वो पूरी तरह से थक चुकी थी। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन जब सारा काम करके आकृति जैसे ही बेड पर लेटती है, सुमित्रा उसके पास आती है। क्या बहू, सारा दिन आराम करती है? चल मैं तुझे अपनी दोस्तों से मिलवा कर लाती हूँ। दोस्तों से मिलवाने के बहाने सुमित्रा अपनी कुछ पड़ोसन के साथ मार्केट जाती है और शॉपिंग करके एक पार्क में बैठ जाती है। मैं कितनी थक गई हूँ, पर माँ जी से कैसे बोलूं? सही कह रही थी दीदी, इस घर के लोगों को खुश करने के चक्कर में मैं खुद को खुश रखना भूल जाऊंगी। इस घर के तो काम ही नहीं खत्म होते। सुमित्रा बहन, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए इतनी अच्छी बहू पाकर। वैसे तुम्हारी बहू सच में खुद काम करती है या तुम मुझसे करवाती हो? बहू, तुम्हारी सास तुम्हें परेशान तो नहीं करती? तुम तो कुछ भी बोल रही हो। मेरी बहू खुद करती है सारे काम, इसे थोड़ा आराम मिल सके इसीलिए तो मैं शॉपिंग के बाद तुम लोगों के साथ इसे यहाँ पार्क में ले आई। बहू, बाहर भेलपूरी वाला देखा था मैंने, भेलपूरी ले आ सबके लिए। माँ जी, मुझे पार्क में कैसा आराम करवाने के लिए लेकर आई हैं? जहां सुमित्रा अपनी सारी दोस्तों के साथ बैठी होती है तो वहीं बेचारी आकृति पार्क के बाहर जाती है और सबके लिए भेलपूरी लेकर आती है। माँ जी, आंटी जी, भेलपूरी। बहू, तुम तो बड़ी जल्दी भेलपूरी ले आई, पर मुझे तो भेलपूरी पसंद ही नहीं। एक काम करो, तुम मेरे लिए बाहर से चाउमीन और पाव भाजी लेकर आ जाओ, हम यहीं बैठे हैं, फिर साथ में बैठकर खाएंगे। आकृति एक पल सांस नहीं लेती और दोबारा बाहर जाती है और भीड़ में खड़ी होकर पाव भाजी और चाउमीन बनवा कर लाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जैसे ही आकृति घर के सारे काम खत्म करके 10 मिनट के लिए सोफे पर बैठती है तो सुमित्रा उसके पास आती है। बहू, मैं जब देखती हूँ तू आराम करते ही मिलती है। आज मेरी दोस्त की बहू के बच्चे का नामकरण है, तू मेरे साथ चल। मेरी तो किस्मत में आराम ही नहीं है। आकृति अपनी सास को मना नहीं कर पाती और जल्दी से तैयार होकर सुमित्रा के साथ अर्चना के घर जाती है और वहां जाते ही सुमित्रा अर्चना से कहती है, अरे अर्चना, तो ये क्या कर रही है? इस उम्र में इतना काम करेगी तो समय से पहले ही भगवान के पास पहुंच जाएगी। बहू, एक काम कर, घर में जितने भी मेहमान आए तू उनको पहले चाय बना कर दे दे और उसके बाद बाहर जाकर खाना और बाकी का काम भी देख लेना। सुमित्रा अपने घर के साथ अब आकृति से दूसरों के भी घर के काम करवाती, जो आकृति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब आकृति अर्चना के घर में सभी मेहमानों के लिए चाय बनाती है और बाहर जाकर खाना देखती है। खाना तैयार होते ही वो सभी को खाना खिलाती है और ये सब देखकर अर्चना सुमित्रा से कहती है, अच्छा हुआ सुमित्रा जो तू अपनी बहू के साथ आ गई, तेरी बहू बड़ी ही संस्कारी है। वो तो है अर्चना, पता है मेरे घर में तो सब कहते हैं मेरी बहू के 10 रूप हैं, वो एक साथ कई सारे काम संभाल लेती है। पर मेरी बड़ी वाली बहू का तो एक ही रूप है, वो भी काम चोरी का। सुमित्रा अपनी छोटी बहू की तारीफ तो करती है पर वो शायद ये भूल जाती है उसकी बहू भी इंसान है। कुछ ही देर में सुमित्रा अपनी बहू के साथ घर जाती है और घर जाते ही खुद टीवी चलाकर सोफे पर लेट जाती है और अपनी बहू को पैर दबाने के लिए कहती है और विनोद अपनी बहू को चाय बनाने को कहता है तो वहीं दिवाकर भी घर आते ही आकृति को काम दे देता है। ये सब देखकर शांति को बहुत गुस्सा आता है। सुमित्रा किस्मत वाली है तुझे आकृति जैसी बहू मिली, पर तुझे इस बेचारी की कदर नहीं है और तुम सब टिक नहीं रहा। बहू सुमित्रा के पैर दबा रही है। निधि बहू, चाय तो तू भी बना सकती है। हाँ दादी जी, क्यों नहीं, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अपनी देवरानी की बुरी हालत देखकर निधि चाय बनाने के लिए जाती है तो वहीं जब आराम करने के लिए आकृति अपने कमरे में आकर बैठती है तो निधि और शांति उसके पास आती है। दादी जी, इस घर के लोग घर की बहू को कुछ समझते ही नहीं है। बहू, हम जानते हैं कि तू परेशान हो गई है, इसलिए अब तुझे और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे भाई के घर चल। जब तू कुछ दिन यहाँ नहीं रहेगी तब तेरी सास और इस पूरे परिवार को एहसास होगा कि तू कितना काम करती है। घर वालों को आकृति की कदर हो इसलिए निधि और शांति एक प्लान बनाती है
और अगले दिन शांति आकृति के साथ अपने मायके चली जाती है और उसके जाते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं। विकास किचन में तौलिया पहनकर आता है और निधि को कपड़े देते हुए कहता है, निधि, मैं तुम्हारा पति हूं। आकृति दादी के साथ उनके भैया के घर गई हैं, तो तुम मेरे कपड़े तो प्रेस कर देती। विकास, आकृति की तरह मेरे 10 रूप नहीं है, मुझसे नहीं होते इतने सारे काम, और कुछ काम तुम खुद भी तो कर सकते हो। अरे तुम सब कहाँ रह गए? आज खाना मिलेगा या नहीं? एक दिन के लिए आकृति बहू क्या गई, इस घर में तो खाना भी नहीं बन रहा। थोड़ा शांत हो जाइए, इस उम्र में मुझसे काम नहीं होगा और निधि बहू से तो कुछ होता ही नहीं। आज बाहर से खाना मंगवा लो। पूरा परिवार आकृति पर डिपेंड हो चुका था, जिस वजह से आकृति के न होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है। और अगली सुबह दिवाकर भी ऑफिस के लिए लेट हो जाता है और उसे उसकी इंपॉर्टेंट फाइल भी नहीं मिलती। आकृति, मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूं, मेरी फाइल कहाँ है? अरे मैं तो भूल ही गया, आकृति को तो दादी जी अपने साथ ले गई हैं। देवर जी, देवरानी जी के 10 रूप हैं। वो कुक हैं, लॉन्ड्री करती हैं, क्लीनिंग करती हैं और मैनेजमेंट के साथ साथ ना जाने क्या क्या। देखिए ना, वो यहाँ नहीं है, फिर भी आपकी फाइल मुझे सौंप कर चली गई कि मैं आपको दे दूं। मैं देवरानी जी की तरह तो सारे काम नहीं कर सकती, पर इम्पोर्टेंट था, इसलिए अपना सारा काम छोड़कर आपका काम किया है मैंने। फाइल लेकर दिवाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और उसे एहसास होता है कि वो आकृति के बिना कितना अधूरा है। तो वहीं आकृति जब शांति के साथ उसके भाई के घर होती है तो वहां कोई भी आकृति को कुछ नहीं करने देता। वो किचन में चाय बना रही थी। अरे आकृति बहू, तुम इस घर की मेहमान हो, तुम मेरी बहन के साथ बस आराम से बैठो और फरमाइश करो। मामा जी, ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया, फिर अब कैसे करूं? पर हाँ, यहाँ आकर अच्छा जरूर लग रहा है, बहुत दिनों बाद आराम करने को जो मिला है। बहू, तू फिक्र मत कर, तुम घर का इतना काम करती थी कि सुमित्रा भूल ही गई। तू भी इंसान है, तेरी सास खुद तो कुछ करती नहीं, सारा काम दूसरों से करवाती है, इसीलिए मुझे तेरी सास नहीं पसंद। तेरी सास बेवकूफ, अपने साथ साथ वो दूसरों का भी काम तुझसे करवा रही थी। तू जितना करेगी तेरी सास और पूरा परिवार तुझसे उतना ही काम करवाएगा, इसीलिए जब तू कुछ दिन उस घर में नहीं रहेगी तो शायद उन लोगों को तेरी कद्र हो। दादी जी, आप और मेरी शहरी जेठानी बहुत अच्छी हैं। उस घर में बस आप दोनों ने ही मेरे दर्द को समझा। जब तक आकृति घर नहीं आती, निधि भी कोई काम नहीं करती और सुमित्रा को सारा काम करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद आकृति और शांति घर आते हैं और आकृति के आते ही सब उसे फिर से काम देने लगते हैं। आकृति, आ गई तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, आज धो देना, कल एक मीटिंग में जाना है। और बहू, मेरे तो पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तेरी मालिश की याद आ रही है। अरे बस करो, तुम लोग तो एक नंबर के निहायती बेशर्म और बदतमीज लोग हो। बहू को आराम मिल सके इसलिए मैं उसे अपने साथ अपने भाई के घर ले गई और आते ही तुम लोग इसे काम पर काम देने लगे। अरे थोड़े काम तुम खुद भी तो कर सकते हो। बहू के 10 रूप नहीं है, बस बहू तुम लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती, और एक तुम लोग हो जो हर वक्त बहू को परेशान करते हो। अगर तुम लोगों की यही हरकत रही तो मैं बहू को लेकर अपने भाई के ही घर चली जाऊंगी। जब तक मैं नहीं बोलूंगी आप लोग मुझे आराम नहीं करने दोगे। मैं थक गई हूँ, मैं अकेले इतने काम नहीं कर सकती, मुझे भी आराम चाहिए। इतना बोलकर आकृति अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद सबकी नजरें शर्म से झुक जाती हैं और दिवाकर अपने गंदे कपड़े बाथरूम में ले जाकर धोने लगता है। अब आकृति बाहर आती है और अपने पति को कपड़े धोता साफ करता देख बोलती है, आप रहने दीजिए, मैं धो देती हूँ। नहीं भाभी, इंसान को अपने कपड़े तो खुद ही धोने चाहिए। अब से मैं अपना काम खुद ही करूंगी। हाँ बहू, दिवाकर बिल्कुल सही कह रहा है। जब तू नहीं थी तब हमें तेरी कद्र हुई, पर अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। अब हम अपने काम खुद करेंगे। अब घर वालों को समझ आ जाता है कि वो लोग आकृति के साथ कितना गलत कर रहे थे, जिसके बाद अब जब भी आकृति कुछ काम करती तो निधि उसका हाथ बटाती और घर वाले भी अपना काम खुद करते हैं। भाभी, आप खाना बना रही हो, बना लो, मैं बर्तन धो देती हूँ।